यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड, ठीक है। कल हमने इसमें क्या देखा था कि कोई भी पिंड जो कि कैसी गति कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसके अंदर किसी भी कण की टोटल एनर्जी कैसी होगी। टोटल एनर्जी हमने किसके बराबर देखी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की इक्वल देखी, दोनों का एवरेज निकाला, जो हमारे पास कितना है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और इस तरीके से दोनों की टोटल एनर्जी हमारे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर के इक्वल है। इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन देखा भी, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिया था, जो कि हो गया होगा आप सबसे, ठीक है। उसमें बस टोटल एनर्जी की वैल्यू हमें निकालनी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो, सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एग्जाम्पल, जैसे कि घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वो किसका एग्जाम्पल है, सिंपल पेंडुलम का, जो कि अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करता रहता है, फ्री होकर के मोशन करता है। सरल लोलक हेडिंग लो। लिखो इसमें, यदि किसी छोटे पिंड को नगण्य द्रव्यमान वाले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस प्रकार की व्यवस्था सरल लोलक कहलाती है। तथा गोले को गोलक कहते हैं। जो गोला उसमें नीचे लटका हुआ हमने बताया है, वो क्या कहलाता है, गोलक। गोले को गोलक कहते हैं, ठीक है। अभी हमने कंडीशन क्या मानी कि कोई छोटा सा हम पिंड लेते हैं, ठीक है, उसको हमने किसी दृढ़ आधार से लटका दिया। मान लो ये हमारा कोई दृढ़ आधार है, इस प्रकार से ये हमने कोई दृढ़ आधार ले लिया, ठीक है। उस आधार से हम क्या कह रहे हैं, किसी बिंदु से हमने ये मान लो कि किसी कण से कोई हमारा m द्रव्यमान का ये गोला है, m द्रव्यमान का, इसको हमने लटका दिया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, कोई O पॉइंट है, मूल बिंदु इसका मान लो या जो भी है, बिल्कुल बीचों बीच हमने इसको इस तरीके से लटका दिया, ठीक है। ये इसकी लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई हम मान लेते हैं हमारे पास L लंबाई है। तो ये डोरी आपको सिंपल सा पता है, ये डोरी का द्रव्यमान हमने कैसा माना है, नगण्य। मेन द्रव्यमान किसका है, इस गोले का है, नीचे की तरफ लग रहा है, इस पे कुछ ना कुछ क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण गोले को नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब यहाँ हमारा बल कैसा लगेगा, नीचे की तरफ mg। बल कौन सा लगेगा हमारा, mg, नीचे की तरफ। क्लियर है। ये तो इतनी बात हो गई सिंपल लोलक की, ठीक है। और ये गोला क्या कहलाता है, गोलक कहलाता है, ठीक है। इसलिए इतना। नेक्स्ट लिखो, ये डायग्राम साइड में बना करके रखना, अभी हम इसमें और भी कुछ बनाएंगे, और इधर की तरफ लिखा करो आप लोग, ठीक है ना। ऊपर लिख लिया आपने पूरा, ये डायग्राम बनाओ साइड में, इसके साइड में फिर से लिखना शुरू करो। दृढ़ आधार के जिस बिंदु से लोलक को लटकाया जाता है, दृढ़ आधार के जिस बिंदु से लोलक को लटकाया जाता है उसे निलंबन बिंदु कहते हैं। ये पॉइंट क्या कहते हैं, उसे निलंबन बिंदु। निलंबन बिंदु कहते हैं, उसे निलंबन बिंदु कहते हैं। डायग्राम में भी ये पॉइंट लिख लेना, ओ पॉइंट क्या है हमारा, निलंबन बिंदु।
फुल स्टॉप। आगे लिखो, निलंबन बिंदु से गोले के निलंबन बिंदु से गोले के गुरुत्वीय केंद्र तक की दूरी को लोलक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। लोलक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। ये एल मतलब हमारी क्या हो गई, प्रभावकारी लंबाई। इफेक्टिव लेंथ, प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। माना इस गोलक को अपनी साम्यावस्था से थीटा कोण विस्थापित किया जाता है। अपनी साम्यावस्था से थीटा कोण विस्थापित किया जाता है तो इसका रेखीय विस्थापन x होगा। रेखीय विस्थापन कितना होगा, x होगा। ठीक है, देखो ये कंडीशन, ये गोलक पहले सीधा लटका हुआ था, अब हम उसको क्या करते हैं, जैसे घड़ी के नीचे पेंडुलम लटका होता है, आप उसको एक तरफ ले जा करके छोड़ देते हो, उसके बाद वो अपने आप ही कंटिन्यूअसली मोशन करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको कितना विस्थापित किया, थीटा कोण। ये कोण कितना हो गया, थीटा। और अब इसकी कंडीशन पोजीशन कहाँ हो गई, एम हमारे पास आ गया इस पोजीशन पे, इसको हम डॉटेड बता देते हैं। ये ठीक है, अब m की कंडीशन हो गई ये। तो हमने कहा रेखीय विस्थापन मतलब इन दोनों के बीच की जो ये लेंथ है, ये रेखीय विस्थापन इसमें कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, रेखीय विस्थापन कितना होगा, x होगा। और अब इसके कारण ये जो लंबाई mg है नीचे की तरफ, ये mg तो नीचे की तरफ होगी। ठीक है, ये बना लो उस डायग्राम में। और आगे लिखो, इसलिए विस्थापन, रेखीय विस्थापन कितना होगा, x होगा। फुल स्टॉप। साम्यावस्था में गोले का भार mg, साम्यावस्था में गोले का भार mg नीचे की ओर कार्य करता है। अब यहाँ पे दो आ रहा है, एक तो हमने पहले कहा था कि जो भी हमारे पास ये धागा जिससे हमने लटका रखा है, इस धागे का हमने द्रव्यमान नगण्य माना था। ठीक है ना, धागे का हमने माना था द्रव्यमान, जिसको हमने नगण्य माना था, नेग्लिजिबल था। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि गोले का जो भार है कितना है, mg है, ये नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है भार। ठीक है, तो द्रव्यमान में और भार में क्या डिफरेंस है, द्रव्यमान में और भार में डिफरेंस क्या है। एक तो हम बता रहे हैं द्रव्यमान एक जगह हमने यूज किया, या हम यही बोल देते कि धागे का भार नगण्य मान रहे, लेकिन हमने वहां तो कहा धागे का द्रव्यमान नगण्य है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि गोला है, या हम ये कह देते हैं यहाँ पे कि गोले का द्रव्यमान क्या है, mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि गोले का भार mg नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास, भार होता है हमारा वेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये डिफरेंस आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके। ठीक है, जिसको भी डिफरेंस पता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। हाँ चलो आगे इसमें लिखो, साम्यावस्था में गोले का भार mg नीचे की ओर कार्य करता है। फुल स्टॉप। थीटा विस्थापित करने पर mg के दो घटक हो जाते हैं। mg के दो घटक हो जाते हैं। कौन से दो घटक हो जाएंगे, cos थीटा और sin थीटा। अब ये देखो इसके रेस्पेक्ट में ये जो mg लग रहा है यहाँ से डॉटेड, ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा घटक हो जाएगा। ठीक है, ये इसके रेस्पेक्ट में डॉटेड थीटा एंगल पे, ये तो कौन सा हो जाएगा, cos थीटा, और इधर की तरफ ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। लिख लो।
कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। अभी आपको दिखने में ऐसा लग रहा हो कि जैसे ये एक्स डायरेक्शन की तरफ आ रहा है और ये वाई डायरेक्शन की तरफ ले रहे हैं अपन, जबकि वाई में साइन लेते हैं। ऐसा नहीं, इसको एक्चुअली में 3D में आप इमेजिन करके देखो तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली अपन ने आगे की तरफ ले रखी है। आगे की तरफ के लिए जैसे अपन ने वाई डायरेक्शन मान लो ये ले ली आगे वाली, तो ये आगे की तरफ है। और ये जो हमारे पास डायरेक्शन है एम जी कॉस थीटा डॉटेड है, ये एक्चुअली उस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दो घटक हो जाते हैं एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। ये क्लियरली यहाँ लिख लेना, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। लिख लिया, आगे लिखो एम जी कॉस थीटा घटक, एम जी कॉस थीटा घटक डोरी में उत्पन्न तनाव द्वारा, डोरी में उत्पन्न तनाव द्वारा संतुलित हो जाता है। डोरी में उत्पन्न तनाव द्वारा संतुलित हो जाता है। देखो ये डोरी थी हमारी, ठीक है, ये हमने इसको विस्थापित करने पर हमारी डोरी थी। अब डोरी में आपको पता है कि नीचे आपने हेवी वेट लगा दिया तो उसमें तनाव भी उत्पन्न होगा। तो एम जी कॉस थीटा की डायरेक्शन है नीचे, हम कह रहे हैं तनाव द्वारा संतुलित हो जाएगा। इसका मतलब तनाव किस डायरेक्शन में लेगा, ये ऊपर की तरफ, तनाव टी। तनाव को क्या बोलते हैं, टेंशन, टेंशन टी हो जाएगा। तो डोरी का तनाव लगेगा ऊपर की तरफ और एम जी लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। ठीक है, तो डोरी में उत्पन्न तनाव द्वारा संतुलित हो जाता है। जबकि जबकि एम जी साइन थीटा घटक, इसको सही से कर लेना एरो, जबकि एम जी साइन थीटा घटक लोलक को अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, ये इसलिए इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसको वापस अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। पूर्वावस्था में लाएगा फिर इसको यहाँ तक भी लेकर के जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी एम जी साइन थीटा घटक लोलक को अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। प्रयास करता है, फुल स्टॉप। अतः पिंड पर आरोपित बल, अतः पिंड पर आरोपित बल या प्रत्यानयन बल, पिंड पर आरोपित बल या प्रत्यानयन बल पिंड में हुए कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है। पिंड में हुए कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है, मतलब F प्रोपोर्शनल टू होगा थीटा। इक्वेशन नंबर 1। प्रत्यानयन बल पिंड में हुआ कोणीय विस्थापन कितना हुआ है, थीटा, थीटा के बराबर। ये डायग्राम में जो भी चीजें लिखी है सब आप अपने डायग्राम में बना लो एक साथ, उसमें सब चीजें कंपोनेंट और टेंशन ये सब कुछ लिख लेना। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन थीटा के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कौन सी बात कही है, बल का है, हमने ये प्रत्यानयन बल लग रहा है। हमने कहा कि पिंड पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल क्या करता है, जो कि पिंड को अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पूर्वावस्था में लाने का प्रयास कौन कर रहे हैं, एम जी साइन थीटा घटक। मतलब अपने पास F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा। थीटा का कंपोनेंट अगर अपन लगाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो क्या वैल्यू हो जाएगी, एम जी साइन थीटा। तो अगर कॉस थीटा यूज में क्यों नहीं किया, ये अपन फिर बता रहे हैं कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्रत्यानयन बल की, जो कि क्या करता है, कण को अपने पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। तो हम ऑलरेडी यहाँ कह चुके हैं एम जी साइन थीटा कंपोनेंट क्या करता है, एम जी कॉस थीटा, तो इस टी से बराबर हो जाता है। इसका मतलब एम जी कॉस थीटा का इस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इफेक्ट रहेगा ओनली साइन थीटा का। तो ये इसको वापस अपनी पूर्वावस्था में, इसीलिए ये इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एम जी साइन थीटा लग रहा है इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहाँ क्या आ जाते हैं, माइनस से। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ नेगेटिव साइन क्या प्रदर्शित करता है, विपरीत दिशा को। विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है।
इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यानयन बल था। प्रत्यानयन बल वही बल होता है जो कि पिंड को अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? mg sin थीटा। इसलिए हम फोर्स का mg sin थीटा का घटक हमें यूज में लेना है। ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो इक्वलिटी में कोई कांस्टेंट चलेगा, तो थीटा का कौन सा कंपोनेंट यूज में लोगे? mg sin थीटा कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ mg cos थीटा जो t से कैंसिल आउट होकर के संतुलित हो गया, बच कौन गया? mg sin थीटा। और mg sin थीटा हम पहले ही ले चुके हैं, क्या कार्य करता है? पिंड को, लोलक को वापिस अपनी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ हम ये लें कि यदि अगर ये जो कोणीय विस्थापन है ये बहुत ही कम हुआ हो, बहुत कम हुआ मतलब थीटा का मान अगर बहुत कम वैल्यू हो अपने पास, ठीक है ना, थीटा का मान अल्प हो, यदि कोणीय विस्थापन अत्यंत कम हुआ हो, अर्थात थीटा का मान अत्यल्प हो, तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी? थीटा के बराबर। जब थीटा का वैल्यू कम हो तो आपके पास साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिल जाएगा? समीकरण 2 से F इक्वल टू माइनस एम जी और साइन थीटा की जगह रख दो ओनली थीटा। F इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। नोट कर लो। ठीक है, लिख लिया। अब जनरल कंडीशन में फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू एम ए होता है। देखो इन जनरल F इक्वल टू क्या होता है? एम ए। इसको नाम दे देंगे कोई इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 3 व 4 से एम ए बराबर क्या होगा? माइनस एम जी थीटा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी? ए बराबर माइनस जी थीटा। इक्वेशन नंबर 5 ए इक्वल टू क्या बन रहा है यहाँ से? माइनस जी थीटा के बराबर। ठीक है, अब अपने को क्या लाना है? इस थीटा का मान हम यहाँ पर रखें, तो थीटा क्या है यहाँ पर? कोण है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होती है। ठीक है, चाप कैसा चाप होगा? तो चाप का मतलब यहाँ पे ये देखो, यहाँ आप ये देख रहे हो, ये पिंड जो है, पहले यहाँ देखेंगे उसके बाद नोट करो, पहले यहाँ पे पिंड इस जगह पे था, वहां से घिसक करके यहाँ चला गया, थीटा विस्थापित किया। ठीक है, फिर अपने को पता है जब इधर की तरफ आएगा mg sin थीटा अपनी पूर्वावस्था में लाएगा, तो क्या होगा? m पहले इस जगह पे आएगा, फिर इतना ही इस तरफ भी जाएगा, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी हमारे पास। ये जो गति होगी, इसको अपन थोड़ा बड़ा माने इस गोले को, तो ये गति कुछ इस प्रकार से होगी। क्लियर है? तो एक प्रकार से अगर हम ये मानते कि इस पॉइंट के चारों तरफ घूमता अगर ये गोलक, तो ये पूरा का पूरा एक वृत्त को कवर करता। ठीक है, यहाँ हम पूरे चारों तरफ उसको नहीं घुमा रहे, इसीलिए हम केवल क्या है? माध्य अवस्था के इर्द गिर्द ही केवल गति की बात कर रहे हैं। तो माध्य अवस्था के इर्द गिर्द लगभग इतनी दूरी पर गति करेगा, तो लगभग इतना इधर जाएगा और इतना ही लगभग इधर जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से किसी वृत्त का ये छोटा सा भाग क्या हो गया? चाप हो गया। यहाँ पर हम चाप ले लेंगे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो चाप की वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास एक तरह से क्या हो गई? x के बराबर हो गई। तो देखो यहाँ नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, समझ में आ गया? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या होता है? किसी में चाप किसको बोलते हैं? किसी वृत्त के लिए। ये आपने पूरा वृत्त बनाया, आप इसका ये कितना भाग ले लो, ये इसका चाप कहलाता है। क्लियर है? यहाँ हमने कहा अगर इस बिंदु के चारों तरफ घूमता तो ये पूरा एक सर्कल को कवर करता। यहाँ सर्कल कवर नहीं कर रहा, लेकिन लगभग इतनी दूरी तो तक कवर कर रहा है। ठीक है, इसका एक छोटा सा भाग आप ले लो इन दोनों के बीच का,
वही क्या हो जाएगा, चाप, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x के बराबर है। तो अब देखो नेक्स्ट अपन लिखते हैं, क्योंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे हमारे पास कोण क्या है, थीटा बराबर चाप कितना है, x बटे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस गोले की त्रिज्या देखो, यहाँ से ये दूरी है हमारे पास, देखो आप लोग अपने डायग्राम में से मत मिटाना, मैं यहाँ इसके बना रही हूँ ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आए। देखिए हमने क्या किया है यहाँ पर, यह हमारे पास हमारा एक गोला हमने ले लिया, m द्रव्यमान, ये था हमारा m द्रव्यमान, क्लियर है। हमने यहाँ पर क्या कही है, ये कंडीशन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसका चाप, ठीक है। इसमें से इतनी दूरी को हमने क्या कह दिया, चाप कह दिया, x के बराबर है। और त्रिज्या, अगर इसको पूरा हम वृत्त मानते तो इसकी त्रिज्या ये इतनी दूरी हो जाती, उस बिंदु से लेकर के, मूल बिंदु से लेकर के लास्टली ये m द्रव्यमान कहाँ तक आ रहा है, अधिकतम ये चाप, ये वृत्त जो है इतना बड़ा ही तो हो पाता है, जहाँ तक ये मान लो ये अपने पूरा वृत्त बनाया, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से लेकर के यहाँ पर स्थित है ये m द्रव्यमान का गोला, तो अधिकतम इसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इतनी दूरी तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, भले ये चारों तरफ घूम जाए तो भी, नहीं घूमे तो भी। तो यहाँ पर ये इतनी दूरी किसके बराबर है, l के बराबर है, क्लियर है। तो x अपॉन एल, थीटा की वैल्यू हमें मिल गई x अपॉन एल, इतना नोट कर लो, फिर हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए थीटा का मान समीकरण 5 में रखने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल टू माइनस जी, थीटा की वैल्यू रख दो x अपॉन एल, एल का a का हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, फाइनल माइनस जी इंटू एक्स अपॉन एल, इसको आपको नाम दे दिए समीकरण नंबर 6, क्लियर है। यहाँ से ये वैल्यू हो गई। अब लेकिन हमें पता है सरल आवर्त गति में अगर हम बात करते हैं, परंतु सरल आवर्त गति में त्वरण a बराबर कितना होता है, a आप कहाँ से पता करोगे, कल अपन इक्वेशन लिख रहे थे, x बराबर r cos ओमेगा t, y बराबर r sin ओमेगा t, वहां से a का मतलब d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर आप निकाल करके देखोगे, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली, माइनस ओमेगा स्क्वायर x के बराबर आ जाएगी, क्लियर है। जिनको समझ में नहीं है वो करके देख लेना उस इक्वेशन को, x के रिस्पेक्ट में आप इक्वेशन ले लो और उसको आप 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, तो ये बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इक्वेशन नंबर 7 हो गई। तो समीकरण 6 व 7 से क्या मान आ जाएगा अपने पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, क्लियर है। तो अपने पास ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, जी अपॉन एल, और ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी अपॉन एल, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल, नोट कर लो। ये हमारे पास कितनी आ गई, ये जो गोलक है, ये जो लोलक है, ये जिस आवृत्ति से दोलन कर रहा है उसकी आवृत्ति आ गई, क्या आई है हमारे पास, लोलक की आवृत्ति, लोलक की आवृत्ति। लोलक की आवृत्ति, ठीक है। तो लोलक की आवृत्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स तो खूब ही आते हैं, खूब सारे मिल जाएंगे आपको, केवल बीएससी की बात नहीं कर रही हूँ, आगे भी ये फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे आपको। आवृत्ति हो गई, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा है तो अपन आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ लोलक का आवर्तकाल
कितने टाइम में ये दोलन करता है, तो लोलक का आवर्तकाल टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा कर दो, मतलब अंडर रूट एल अपॉन जी। टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, यह हमारे पास क्या हो जाएगा आवर्तकाल। एक और चीज हम निकाल लेते हैं आवृत्ति, सॉरी हाँ आवृत्ति। यह हमारे पास एक तरह से कोणीय आवृत्ति है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक है ना लोलक की कोणीय आवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर हमने विस्थापन कैसा किया था, थीटा के रेस्पेक्ट में किया था, कोणीय विस्थापन में किया था और रेखीय विस्थापन दोनों हो रहा था। हमने विस्थापन किया क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब हमारा पूरा का पूरा पिंड किसी एक बिंदु से निलंबित, हमने बताया जैसे यहाँ हमने एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया, अब यहाँ से ये दोनों तरफ इस तरीके से घूमेगा, लेकिन इस बिंदु से फिक्स रहेगा, तो हम जैसे ही विस्थापन करेंगे तो ऊपर थीटा का विस्थापन तो होगा ही, कोणीय विस्थापन, साथ में यहाँ नीचे रेखीय विस्थापन भी होगा। तो कोणीय विस्थापन थीटा, उसके संगत कोणीय आवृत्ति आई, यहाँ पर रेखीय विस्थापन भी हो रहा है, उसके संगत हमारे पास रेखीय आवृत्ति भी आ जाएगी। तो आवृत्ति n इक्वल टू कितना होता है 1/t। इस आवृत्ति का मतलब ये होता है कि कितने ऑसिलेशंस कर रहा है ये पर सेकेंड, मतलब पर यूनिट टाइम में 1/t पर यूनिट टाइम कितना कर रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। n इक्वल टू लिख लीजिए n इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, इसलिए तो इसमें लिखो नीचे, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, कि सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, m पर डिपेंड नहीं कर रहा आवर्तकाल, तो सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो इसी में, मतलब इस तरीके से यहाँ पे लिखा आता है स्पष्ट है, फर्स्ट पॉइंट लगा दो, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल आयाम x पर भी निर्भर नहीं करता, आयाम x पर भी निर्भर नहीं करता। x क्या था, विस्थापन था, x ही आयाम भी हो जाएगा। आयाम किसको बोलते हो, जैसे ये हमारे पास कोई वेव है, इसके लिए हमारे पास ये वेव के हमारे पास ये है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी वेव फॉर्म आई है वो ये है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पीक जहाँ तक वो वेव हमारी वेरी कर सकती है, मैक्सिमम पीक उसका क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है, आयाम कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे x कौन सी दूरी है, x वो दूरी है जहाँ अधिकतम वो कण जा सकता है। जैसे कि मूल बिंदु से राइट या लेफ्ट आप इसको विस्थापित कर रहे हो, तो किसी भी इंटरेक्शन में मैक्सिमम ही कितना जा सकता है, तो हमने यहाँ बताया x दूरी तक जा रहा है। ठीक है, फिर वापस आएगा, इधर भी माइनस की तरफ भी उतनी ही x दूरी में जाएगा। यहाँ पर जो x रेखीय विस्थापन है वही क्या है, इसका आयाम भी है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अतः गोलक का द्रव्यमान, सॉरी लोलक का आवर्तकाल आयाम x पर भी निर्भर नहीं करता। ठीक है, नीचे लिखो, नेक्स्ट ये पॉइंट लगा करके लिखो, थर्ड पॉइंट, आवर्तकाल, आवर्तकाल लोलक की प्रभावकारी लंबाई L, लोलक की प्रभावकारी लंबाई L के, प्रभावकारी लंबाई L के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ये L के अंडर रूट L के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट L। ठीक है, तो आवर्तकाल प्रभावकारी लंबाई L के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अर्थात यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाए, यदि लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इसकी डोरी की लंबाई और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो इसका जो आवर्तकाल होगा, जितने टाइम पे ये ऑसिलेशन कर रहा है, आवर्तकाल भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, नीचे लिखो एक एग्जाम्पल, ये यहाँ से तीन हमारे रिजल्ट मिले, किन किन पर डिपेंड नहीं कर रहा और फाइनली किस पर डिपेंड कर रहा है। उदाहरण लिखो, एक उदाहरण लिखो, यदि झूला झूलती हुई
यदि झूला झूलती हुई लड़की खड़ी हो जाती है, यदि झूला झूलती हुई लड़की खड़ी हो जाती है तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर जाने से प्रभावकारी लंबाई घट जाती है, प्रभावकारी लंबाई घट जाती है, जिससे दोलन काल भी घट जाता है, जिससे दोलन काल भी घट जाता है। दोलन काल मतलब जैसे झूला झूलते झूलते अगर कोई पैर अपने नीचे कर लेता है या फिर खड़ा हो जाता है तो क्या होता है, हम देखते हैं कि अचानक से झूले की स्पीड कम हो जाती है, फटाफट से ऑसिलेशन करता है और रुक सा जाता है। इस कारण रुकता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो नीचे खड़े हुए उनका गुरुत्व केंद्र कहाँ चला गया, ऊपर, वो खुद नीचे आ गए धरती पर और गुरुत्व केंद्र चला गया ऊपर, जिसके कारण प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, ये mg सरक करके और ऊपर चला जाता है, तो प्रभावकारी लंबाई इसकी कम हो जाती है। अब एल कम होने का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी पर, इसका मतलब आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका सरल लोलक। सरल लोलक, तो यहाँ हमने क्या क्या पढ़ लिया, सरल आवर्त गति पढ़ लिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उससे रिलेटेड सरल आवर्त दोलक, गोलक जो भी है ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन पे आते हैं हम फाइनली। हमारा मेन चैप्टर किस चीज़ का है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का है। डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो हेडिंग 2, अवमंदन बल, अवमंदन बल, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स, वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है अवमंदन बल कहलाता है, अवमंदन बल कहलाता है। अवमंदन बल कहलाता है। देखो अवमंदन बल असंरक्षी बल होता है, अवमंदन बल असंरक्षी बल होता है तथा गतिमान वस्तु की ऊर्जा को, तथा गतिमान वस्तु की ऊर्जा को धीरे धीरे कम करता रहता है, धीरे धीरे कम करता रहता है। परिणामतः, परिणामतः वस्तु का वेग, परिणामतः
वस्तु का वेग धीरे धीरे कम होकर अंत में शून्य हो जाता है। तथा वस्तु विराम अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक है, कुछ ये कंडीशन मान लो, जैसे यहाँ से अभी हमने कोई भी एक जैसे पिंड ले लिया, ऐसे कई बार हम लोग स्प्रिंग है कोई यहाँ से जैसे स्प्रिंग लगी हुई है, इसको आप एक बार बहुत तेज खींच करके छोड़ दो तो आप देखते हो कि इसमें बहुत ही तेज फटाफट से वेव्स टाइप की स्ट्रक्चर बनने लग जाती है। वो कैसे बनती है, पहले बहुत फास्ट बनती, धीरे धीरे आप देखो कम होती जाती और फाइनली स्प्रिंग हमारी कैसे बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका आयाम धीरे धीरे कम होता जा रहा है ये, और फाइनली कैसा हो जाता है, रुक जाता है। इस प्रकार का ऑसिलेशन क्या कहलाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये किसके कारण हुआ, डैम्पिंग फोर्स के कारण होता है, अवमंदन बल। तो ये बल क्या काम करता है, उसको कम करने का काम करता है। एक तो अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रत्यानयन बल का काम क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि किसी पिंड के जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों लगता है, उसको वापस अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करता है। अभी हम पढ़ रहे हैं अवमंदन बल, डैम्पिंग फोर्स का काम ये होता है कि किसी भी कण की जो गति है उसको कम करता है। और गति सडनली स्टॉप नहीं होती, पहले धीरे धीरे स्टॉप होते होते उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते फाइनली 0 तक पहुंचता है। तो ये बल क्या कहलाता है, अवमंदन बल कहलाता है। ठीक है, नीचे इसमें लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो। माना किसी कण की गति ऐसे माध्यम में हो रही है जो कण पर सदैव एक बल आरोपित करता है, और यह बल कण के वेग के समानुपाती होता है। जो कि सदैव कण की गति का विरोध करता है। इस प्रकार के बल को अवमंदक बल कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास अवमंदक बल क्या हो गया, दो डेफिनेशन देख लिया अवमंदक बल की। एक तो हमने डायरेक्ट इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन, दूसरा हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में देख ली कि बल क्या होगा, वेग के समानुपाती होगा हमेशा। तो क्या करेगा, उसकी गति को हमेशा कम करने का प्रयास करता है। क्या कहलाता है, अवमंदक बल। तो हम लिख सकते हैं अर्थात अवमंदक बल मतलब डैम्प्ड फोर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डी से। एफ डी यहाँ पर डैम्पिंग के लिए लगा रखा है। ठीक है, डैम्प्ड फोर्स है तो एफ डी से। एफ डी हमने किसके प्रोपोर्शनल बताया, हमेशा वेग के समानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वी वेग के। यहाँ से हम एफ टी बराबर, इसमें हम एक स्थिरांक क्या लगाते हैं, बी माइनस साइन क्यों हमने लगाया है, सिंपल सा है, क्योंकि कण की गति का क्या करता है, विरोध करता है, इसीलिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यहाँ v क्या है, अवमंदक बल के कारण इस स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, अवमंदक स्थिरांक। लिख लो एफ टी इक्वल टू माइनस बी वी, अवमंदक स्थिरांक। तो ये बल तो यहाँ पे क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी गति को कम करने का प्रयास करेगा, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर एक प्रत्यानयन बल भी कार्य करेगा। अभी जैसे हमने देखा स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग के हमने कुछ इस टाइप का देखा कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग लगी हुई थी, हमने इसको खींच करके छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें कुछ इस टाइप के फटाफट से बहुत ही तेज जैसे हमें वेव से दिखाई देने लगते हैं। ये वेव साथ के साथ करते करते कम हो जाते हैं, फाइनली स्प्रिंग वापस स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, साथ के साथ आपकी गति तो कम हो ही रही है, इसका मतलब अवमंदक बल कार्य कर रहा है। दूसरा, लेकिन आप देख रहे हो कि जो वेव यहाँ आ रही है
वापस ये यहाँ भी जा रही है, फिर वापस यहाँ आ रही है, फिर वापस यहाँ जा रही है। इसका मतलब ये जिस जगह से चली कुछ दूर जाती है, फिर वापस अपनी पहली वाली अवस्था में आ रही है। क्यों आ रही है? इसका मतलब है वहाँ पे कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल भी कार्य कर रहा है, इसलिए प्रत्यानयन बल वापस उसको अपनी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। फिर वो अपनी अवस्था में आती है, लेकिन जड़त्व के कारण और आगे चली जाती है, फिर प्रत्यानयन बल उसको अवस्था में लाता है, फिर जड़त्व के कारण इधर आगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अवमंदक बल कार्य कर रहा है कि ये पूरी जो ऑसिलेशंस वेव यहाँ से वहाँ जा रही है, धीरे धीरे इसकी गति कम हो रही है, लेकिन काम ये पूरा करेगी, यहाँ भी आएगी, इधर भी आएगी, इस प्रकार से फाइनली ये कम हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, परंतु यहाँ एक प्रत्यानयन बल भी कार्य करता है। परंतु यहाँ एक प्रत्यानयन बल भी कार्य करता है। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। इक्वेशन नंबर 2, F इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के एक्स। लिख लो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इस प्रत्यानयन बल को हम ज्यादा यूज में लेंगे नहीं, हम यूज में किसे लेंगे, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो इसमें, क्योंकि अभी तो हम केवल इस बल की बात कर रहे हैं, अभी हम दोलन पर नहीं है, इसलिए हमें प्रत्यानयन बल, ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, दोलन वाला कॉन्सेप्ट है। ये दोलन कर रहा है, इधर से इधर जा रही है वेव, इधर से इधर आ रही है, तो अभी हम दोलन नहीं, अभी हम केवल डैम्पिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम फोर्स के लिए कौन सी इक्वेशन यूज में लेते हैं, परंतु न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू प्रत्यानयन बल जो यहाँ लग रहा है, सॉरी अवमंदक बल, अवमंदक बल का ही एक और फॉर्म लगेगा, किसके बेसिस पे, न्यूटन की गति के नियम के बेसिस पे। अवमंदक बल F बराबर कितना होता है, ma। ठीक है, F बराबर ma। इक्वेशन नंबर 3 लिख लो। ठीक है, यहाँ अभी हम जो हमने अभी बात की प्रत्यानयन बल के, उस कॉन्सेप्ट को हम अभी यूज नहीं करेंगे, बल वो भी लग रहा है, लेकिन वो स्पेशली किसके लिए, दोलन की कंडीशन में। तो अभी हम दोलन इससे जब नेक्स्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे, अभी हम स्टार्टिंग ओनली अवमंदक बल की बात कर रहे हैं। तो अवमंदक बल के दो रूप हमने पढ़े, पहला तो हमने पढ़े वेग के प्रोपोर्शनल होता है F इक्वल टू माइनस pv, दूसरा न्यूटन की गति के नियम के कारण F इक्वल टू ma के टर्म में भी लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या हो जाएगा आपके पास, ma इक्वल टू माइनस बी इंटू बी, एम ए इक्वल टू माइनस बी इंटू बी। एम ए को क्या लिख सकते हो, एम इंटू डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस बी इंटू में बी। क्लियर है, यहाँ से हम एम को इधर भेज देते हैं, बी अपॉन में भेज देते हैं एम को, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी बी अपॉन जी टी इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम इंटू में बी। ऐसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं, डी बी अपॉन बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम इंटू में डी टी। क्लियर है, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों तरफ समाकलन कर दो, डी बी अपॉन बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा यहाँ पर, डी टी का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस बी अपॉन एम
किसके बराबर होता है, यहाँ हम ये बोलते हैं चूंकि b अपॉन एम, एम अपॉन बी को हम बराबर मानते हैं टॉ के, एम अपॉन बी कॉन्स्टेंट को हम किसके बराबर मानते हैं, टॉ के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन टॉ, तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा डी बी अपॉन बी, डी बी अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टॉ के बराबर। क्लियर है, क्योंकि ये हमें नियतांक मानते हैं, एम अपॉन बी को हम किसके बराबर मानते हैं, एम द्रव्यमान है और बी कांस्टेंट है, इस रेशियो को मानते हैं बराबर टॉ, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन टॉ के बराबर। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कहाँ से करोगे, बी की वैल्यू है तो बी की इनिशियल वैल्यू हम कितनी मान लेते हैं, वी नॉट, तो वी नॉट से बी तक और टाइम 0 से टी टाइम तक। ठीक है, इंटीग्रेशन करो, यहाँ वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एल एन बी, कहाँ से, बी नॉट से बी तक बराबर माइनस 1 अपॉन टॉ, वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी 0 से टी तक। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा यहाँ से, एल एन बी माइनस एल एन बी नॉट इक्वल टू माइनस टी अपॉन टॉ, कितना आ जाएगा, टी अपॉन टॉ के बराबर, यहाँ से इरेज कर देते हैं, नोट कर लो, यहाँ से एल एन लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन के इक्वल टू एल एन बी अपॉन वी नॉट इक्वल टू माइनस टी अपॉन टो, दोनों तरफ क्या ले लो, एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लेने पर यहाँ क्या बच जाएगा, बी अपॉन बी नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन टो के बराबर। ठीक है, यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टो, ये हमारे पास हो जाता है वेग का मान। तो यहाँ से आप देख रहे हो वेग आपका क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, ई की पावर माइनस टी अपॉन टो, टाइम के साथ में एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, चरघातांकीय रूप से घटता जाता है, वी का मान लिख लो इतना। देखो, अवमंदन बल की उपस्थिति में, अवमंदन बल की उपस्थिति में गति करने वाले कण के, गति करने वाले कण के वेग में, कण के वेग में चरघातांकीय रूप से कमी होती है, चरघातांकीय रूप से कमी होती है, अर्थात कण का वेग, अर्थात कण का वेग समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष चरघातांकीय रूप से कम होता है, चरघातांकीय रूप से कम होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, बी में और टाइम टी में, वेग बी और यहाँ पे टाइम टी, तो हमारे पास वैल्यू कैसी आ रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग करती हुई वैल्यू आ रही है, मतलब कुछ ये ग्राफ मिलेगा हमें, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये वेग हमारे पास कहाँ पे मिलेगा, वी नॉट पर, वी नॉट पर मिलेगा, और यहाँ पर इसके सापेक्ष अगर हम बात करें टी का मान, तो कितना हो जाएगा, ये टॉ के बराबर। ये यहाँ पे क्या प्रदर्शित कर रहा है, वी प्रोपोर्शनल है ए की पावर माइनस टी अपॉन टॉ के, क्लियर है, वी प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस टी अपॉन टॉ, और यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी नॉट अपॉन ई। बना लो ग्राफ,
अवमंदन बल लगने के कारण ये कण का वेग कम होता है, तो ये हमें ग्राफिकली मैथमेटिकली ये चीज प्रूफ हो गई कि इसका मतलब समय के साथ साथ में कण का वेग धीरे धीरे कम करता जाएगा। कौन कम करेगा? अवमंदन बल लगेगा तो वो किसी कण की गति का विरोध करता है, तो गति धीरे धीरे कम होती है। किस फॉर्म में कम होगी? चरघातांकीय रूप से कम होगी। क्लियर है? अब देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखो, अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। अब हम बात करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। सरल आवर्ती दोलक। अवमंदित सरल आवर्ती दोलक। देखो देखो वह दोलक जो अवमंदित कारकों वह दोलक जो अवमंदित कारकों जैसे वायु कौमा द्रव कौमा माध्यम इत्यादि के श्यान गुण के प्रभाव में गति करता है उसे अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। उसे अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। उसे अवमंदित सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, यदि कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, यदि कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है तथा समान समय पर उस पर कोई प्रतिरोधी बल कार्य करता है, उस पर कोई प्रतिरोधी बल कार्य करता है, तब पिंड का आयाम धीरे धीरे कम होता है। तब पिंड का आयाम धीरे धीरे कम होता है तथा पिंड कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार का दोलन अवमंदित सरल आवर्ती दोलन कहलाता है। इस प्रकार का दोलन अवमंदित सरल आवर्ती दोलन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसका। एग्जाम्पल उदाहरण लिखो। फर्स्ट लिखो, सरल लोलक के, पहला लिखो, सरल लोलक के कंपनों के आयाम धीरे धीरे कम होने लगते हैं।
एग्जाम्पल लिखो, स्वरित्र के, स्वरित्र कोई भी जैसे इंस्ट्रूमेंटल, कोई भी जैसे म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे गिटार होता है, उसमें देखते हैं कुछ लाइन से चार पांच धागे लगे होते हैं, स्ट्रिंग होता है उन पर, जैसे हम हाथ घुमाते हैं तो वहाँ से ट्यूनिंग बजती है, तो उनमें क्या होता है अचानक से बिल्कुल वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होती है रेगुलर, अगर आप उसको बजाओ वाइब्रेशन होगी और धीरे धीरे कम हो जाती है। तो स्वरित्र के कंपनों के आयाम भी, स्वरित्र के कंपनों के आयाम भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। नोट देख लिखो, नोट, आयाम का कम होना, आयाम का कम होना, आयाम का कम होना, वायु का घर्षण, वायु का घर्षण या अन्य किसी भी कारणवश हो सकता है, या अन्य किसी कारणवश हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ग्राफ हम देखें तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ क्या ले लो, आयाम, ठीक है, यहाँ नीचे क्या ले रहे हैं, समय। आयाम में समय के साथ तो धीरे धीरे वैल्यू कैसे कम होती जाती है, मतलब कुछ ये ऐसी वैल्यू होगी। अब ये देखो इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम इधर बढ़ता जा रहा है, और ये इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कैसे होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और फाइनली बिल्कुल स्टॉप होने की कंडीशन हो जाती है। ये बना लो, क्या है, अवमंदित दोलन, अवमंदित दोलन। दोनों तरफ आया बिल्कुल सेम, ये बीच में मूल बिंदु है, दोनों तरफ बिल्कुल सेम अमाउंट में कम होता जाता है, कहीं ज़्यादा कम नहीं होगा, बिल्कुल सेम अमाउंट में, तो बिल्कुल प्रॉपर बनाना, ऊपर नीचे बिल्कुल सेम अमाउंट में कम होना चाहिए। इसलिए अब हम देखते हैं अवमंदित दोलन के लिए गति की समीकरण, अवकल समीकरण क्या होती है। लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अवमंदित दोलन के लिए, अवमंदित दोलन के लिए सरल आवर्त गति समीकरण, सरल आवर्त गति की समीकरण, अवमंदित दोलन के लिए सरल आवर्त गति की समीकरण। ठीक है, देखो इसमें माना कोई कण जो किसी माध्यम में
यहाँ पे प्रत्यानयन बल वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अब हम बात कर रहे हैं दोलन की, इस प्रकार से। तो ये दोलन के लिए क्या हो रहा है कि वापस से जाता है दूर, लेकिन वापस अपनी स्थिति में क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। अवमंदन बल इसकी गति एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम करता जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो हमारा प्रत्यानयन बल लग रहा है वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे इसको वापस अपनी स्थिति में लेकर के आने का प्रयास करता है। इधर भी जाता है ये, लेकिन फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल भी कार्य करता है। नोट कर लो। अवमंदन बल है तो रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम एफ आर से प्रदर्शित कर देते हैं, डैम्प्ड फोर्स एफ टी और रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर। लिख लिया? टोटल फोर्स एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ टी प्लस एफ आर। रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्प्ड फोर्स दोनों की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कितनी हो जाएगी? माइनस ये था बी बी और माइनस का के एक्स। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा? एम ए इक्वल टू माइनस बी बी माइनस के एक्स। एम इक्वल टू माइनस बी बी और माइनस के एक्स। एम को यहाँ से अपॉन में भेज देते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एक तो माइनस बी अपॉन एम इंटू में बी और माइनस के अपॉन एम इंटू में एक्स। माइनस के अपॉन एम इंटू में एक्स। यहाँ बच गया ए को हम क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के इक्वल। तो इसको लिखना डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन एम इंटू बी और माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स।
सकते हो। तो यहाँ से देखो हम आगे क्या करें, इन दोनों को इस साइड ले आते हैं। टोटल इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इधर की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन एम इंटू बी प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये हमारे पास आती है फाइनल अवकल समीकरण। तो भी इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो अवकल समीकरण किसकी, डैम्प्ड ऑसिलेशन की, डैम्प्ड ऑसिलेशन की अवकल समीकरण। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज का मान देखते हैं, अगर हम इनको थोड़ा रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा, अब इससे लास्ट डेरिवेशन में हमने माना था m अपॉन b बराबर किसके माना था, टॉ के बराबर। तो चूंकि टॉ बराबर क्या होता है m अपॉन b, ठीक है। और दूसरा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट k बाय m, और ओमेगा नॉट मान ले, ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है k बाय m के बराबर होता है गाइस, ठीक है। तो ये दोनों मान यहाँ रखते हैं। प्लस m अपॉन b, यहाँ है b अपॉन m मतलब 1/2 इंटू b प्लस वैल्यू कितनी हो जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन मिल जाएगी इस फॉर्म में। अब यहाँ पे 1/2 बराबर हम मानते हैं 2r के बराबर, क्यों मानेंगे वो आपको लास्ट में समझ में आएगा। तो यहाँ देखो चूंकि 1/2 इक्वल टू 2r मानने पर, आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे मान लो कि एक हम इसको किसी कांस्टेंट के बराबर रख रहे हैं, टोटल वैसे भी टाइम का उल्टा है तो हमारे पास वैल्यू 2r के बराबर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r इंटू बी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये होती है हमारी फाइनल अवकल समीकरण किसकी, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की। अब यहाँ पे बी है, बी को भी आप किस में चेंज कर लो dx अपॉन dt के टर्म में, ये dx अपॉन dt, तो आपके पास कंप्लीट इक्वेशन किसकी हो जाएगी x के टर्म में आ जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस dx अपॉन dt प्लस x के फॉर्म में, लिख लो। देखो यहाँ पे भी चाहे चेंज कर लेना, यहीं पे चेंज कर लेते हैं इसको पहले dx अपॉन dt के टर्म में, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, सब जगह चेंज कर लो, भी लिख दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, dx अपॉन dt लास्ट वाली में तो चेंज कर ही लो, ठीक है। तो कंप्लीट इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 6। देखो समीकरण 6 अवमंदित सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण कहलाती है। अवमंदित सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण कहलाती है। अवमंदित सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण कहलाती है। अब हम इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका हल निकालेंगे, और उसका हल निकाल करके वहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू मिल जाएगी, जो हमने 2r माना है वहाँ पे हमारे पास इस r की वैल्यू मिलेगी। फिर इस r में और साथ में हमारे पास क्या है, इधर ओमेगा नॉट, इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ पे r यहाँ है ओमेगा नॉट, तो इन दोनों में हम रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे 2-3 रिलेशन होते हैं, r अगर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट हो तो, r इक्वल टू ओमेगा नॉट हो तो, यहाँ लेस देन ओमेगा नॉट हो तो, तीनों में अलग अलग कंडीशन बनती है कि ऑसिलेशन किस टाइप का होगा, मतलब कि वेग कम होना, आयाम कम होना, लेकिन आयाम भी अलग अलग तरीके से कम होता है। कई बार तो इस तरीके से कम हो रहा है हमारा, ठीक है, कई बार ऐसे चरघातांकीय रूप से कम हो जाता है, कई बार सीधे एक बार में ही कम हो जाता है। तो ये अलग अलग टाइप की कंडीशन आती है हमारे पास यहाँ से, जो हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे अवकल समीकरण।